अच्छा, तो क्या मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जैसे कंट्रीज होते हैं, सिटीज होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद हैं कुछ ना कुछ, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि एक पूरा का पूरा जो टैग है, एक पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन जो कि पहले से तयशुदा है। तो इसके लिए आपके पास जो टैग होता है वो भी इसी तरह से होता है सिलेक्ट का। एक जी, सिलेक्ट का टैग है। इस टैग के अंदर आपके पास क्या जाएंगे, डिफरेंट ऑप्शंस चले जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सिलेक्ट का जो टैग है ये एज अ क्या वर्क कर रहा है, तो क्या जवाब देंगे? सर किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। मैं ये मेरे पूछने का मकसद ये है कि जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, तो ये फॉर्म का टैग किस तरह से चीज़ों को अपने अंदर मैनेज करता है, तो ये सिलेक्ट भी क्या वैसे रैपर। ही वर्क नहीं कर रहा? जी बिल्कुल एज ठीक अ है। रैपर। यस सर। बिल्कुल एज अ रैपर कह लें उसे, एज अ कंटेनर कह लें, कि वो क्या करता है, अपने सारे ऑप्शंस को अपने अंदर कंटेन करके रख लेगा। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, जैसे कि अब हमने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, तो मैं ऑप्शन बना लेता हूँ। तो कंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं क्या देता हूँ, पाकिस्तान, उसके बाद मैं क्या देता हूँ, इंडिया, के बाद मैं क्या देता हूँ, बांग्लादेश, वगैरह वगैरह। कोई भी आपके पास लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे आउटपुट जो है वो किस तरह से मिल रही है। ठीक है। अब क्या है, सिलेक्ट योर कंट्री, और आगे क्या आ गया, आगे मेरे पास लिस्ट आ गई। अब उस लिस्ट में से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी कंट्री को चूज कर सकता हूँ। इसी तरह से होता है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो कि पहले से तयशुदा है। इसी तरह वो लिस्ट लंबी होगी अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। अगर मैं और भी कंट्रीज ऐड करता जाऊं, जैसे मैं नेपाल ऐड कर दूं, आपके पास यूके ऐड कर दूं, यूएसए ऐड कर दूं, इटली ऐड कर दूं, जर्मनी ऐड कर दूं, कनाडा ऐड कर दूं, तो ये लिस्ट आपके पास लंबी होती जाएगी। ठीक है। तो ये इसको क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी थी, इसकी। अब सपोज मैं से बांग्लादेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो ये मेरी डाटा जो है वो तो सबमिट नहीं हुआ, तो मुझे सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा? मेरी ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से मेरा डाटा सबमिट नहीं हो रहा? कोड को देख के बताएं कि ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है कि डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। सबमिट तो चले हो रहा है, पर डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्या, किस चीज़ की कमी है? नेम। सर नेम की। जी बिल्कुल सही बताया, हमारे पास नेम की कमी है। किस तरह से नेम की कमी है? क्योंकि हमने बताया था कि नेम ही ऐसा कंटेनर होता है जो क्या करता है, इस चीज़ को लेके आगे पास करवाता है। अब नेम मैं किससे दूंगा, मैं सिलेक्ट को दूंगा या ऑप्शन को दूंगा? सर ऑप्शन को देंगे। जी, बाकी सब क्या कहते हैं कि नेम मैं किससे दूंगा, ऑप्शन को दूंगा या सिलेक्ट को? ऑप्शन को सर। सिलेक्ट को देंगे सर। सर सेलेक्ट को देंगे सर। सेलेक्ट जो करेगा वो देगा। जी हमारे पास, अब देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तो वैल्यूज़ है ना। अब देखें, यहाँ पे मैं जो चीज़ बनाऊंगा वो मैं सिलेक्ट को दूंगा, क्योंकि सिलेक्ट उसका कंटेनर होगा जो नेम है, और आगे से वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, और चाहे वो इंडिया हो जाए। तो ये चीज़ मैं इसे दूंगा नेम, और इसके अंदर मैं लिख लूंगा कंट्री, कि जो कंट्री है।
और फिर कंट्री, और यहाँ पे मैं इन्हें क्या दे दूंगा, मैं इन्हें दे दूंगा वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू है पाकिस्तान, वैल्यू है इंडिया, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे इंडिया, अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट? अब देखें कि कंट्री में आगे जो सिलेक्ट की हुई थी चीज़ वो आगे फॉरवर्ड हो गई। कंट्री एक ही चीज़ है, यानी कि कंट्री उस चीज़ का कंटेनर है, और आगे जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो इंडिया हो जाए, वो बांग्लादेश हो जाए, वो पाकिस्तान हो जाए। बांग्लादेश को सिलेक्ट करके सबमिट करें, देखिए कंट्री वैसे ही बांग्लादेश। अगर आप नेम इसे दोगे तो आप ऐसे कह रहे हो कि आप पाकिस्तान का अलग कॉलम बनाना चाह रहे हो, इंडिया का अलग कॉलम बनाना चाह रहे हो, बांग्लादेश का अलग कॉलम, जहाँ पे डाटा आपका जा जा के स्टोर हो। पर ऐसा नहीं होगा हमारे पास इस तरह से। मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ऐसे है कि आपके पास कंट्री का जो वेरिएबल है या जो कंटेनर है उसके आगे कभी पाक हो जाएगा, कभी इंडिया हो जाएगा, और कभी बांग्लादेश। यानी कि वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ होगी टेबल, जो जिसकी हेडिंग होगी कंट्री, तो ऊपर पाक, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, 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 इंडिया, बांग्लादेश। तो आपके पास आपने ये थोड़ा सा सोचना है कि मेरे पास जो डाटा है वो किस तरह से आगे पास होना चाहिए, और ये चीज़ जो है वो आगे जो इस तरह से आपके पास पास हो जाएगी। इसके अंदर आप बेशक रख लेते हो सिटी, तो मैं कह सकता हूँ सिलेक्ट योर सिटी। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पाकिस्तान की जगह लाहौर, कराची, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, इस तरह से मैं ऑप्शन दे दूंगा कि ये आपके पास क्या है, सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो। ठीक है, अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर ऐसा हो जाता है, मैंने तो अक्सर वो चीज़ नोटिस की है, पता नहीं आपने की है कि नहीं, कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, कि ऐसा होता है, ये देखें कि सिलेक्ट योर कंट्री इसी में लिखा होता है, इसी में ड्रॉप डाउन होती है, सिलेक्ट करो तो सबमिट हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं, कहीं देखा है इस तरह की चीज़? यस सर। कि आपके पास लेबल जो है वो अलग से नहीं लगा होता, जैसे प्लेस होल्डर है ना, तो यहाँ पे जब इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करने की बात आती है तो क्या होता है कि प्लेस होल्डर जो है वो अलग से नहीं लगा होता, इधर ही मौजूद होता है कि आप इसी में ऐसे करो और सिलेक्ट करके सबमिट कर दो। ठीक है, अब ये तो चलें यहाँ तक, तो आप कहते हैं कि सर जी बिल्कुल ऐसा होता है, पर यहाँ पे देखें, आपको अगर मैं बताऊँ तो एक गलती है। क्या कोई गलती बताएगा यहाँ पे कि क्या एक लॉजिकल एरर यहाँ पे आ सकता है, और आ रहा है? सर सिलेक्ट सर योर आपने ये डॉट्स लगाए हैं दो, जी, सर आपने ये सिलेक्ट डॉट्स लगाए सर हैं मैं दो, बताता कंट्री हूँ। सिलेक्ट योर एक एक कंट्री करके। के आगे। अच्छा, ये मैं ये कह रहे हैं दो डॉट हैं, ये चलो मिटा देते हैं जी। कोई और बताएं जी, असद। सर सर आपने जो ऊपर एक नेम एक लिखा है ना, करके। सिलेक्ट में नेम लिखा है, वो एक कंटेनर है। सर आप उसी में एक ऑप्शन बना दिया है। आप जब वो कोई भी सिलेक्ट करेगा, मतलब सिलेक्ट नहीं भी करेगा, वो सबमिट करेगा, तो जो हमारा कंटेनर है वो यही एक फ्रेज लेकर आगे चला जाएगा, सिलेक्ट योर कंट्री वाला। ये बिल्कुल सर ठीक एरर है। बताया,
बिल्कुल सही बताया जी। एक और स्टूडेंट भी बताना चाह रहे थे जी, आप क्या कह रहे थे? सर यही हम बताने जा रहे थे। जी अब्दुल्ला अस्लम, बिल्कुल सही है कि मसला ये है कि हमने तो उसके अंदर डाटा स्टोर करवाना ना। अब जब भी कोई इंसान अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है तो वो क्या कर लेगा, वो तो इसी फ्रेज को आगे लेके चला जाएगा। यानी कि मसला क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास मैं मिटा देता हूँ। तो कंट्री इज इक्वल टू इस तरह का ऑप्शन जो जनरेट हो नहीं सकता, सिलेक्ट। क्योंकि उससे क्या पता कि आप क्या भेजवा रहे हो। तो ये चीज़ आगे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। कंट्री कंट्री का जो कॉलम बना हुआ है इस तरह से, पहली चीज़ आ गई सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट योर कंट्री। तो ये तो हमारे पास चीज़ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी काम। हमने इस तरह की ऑप्शन तो सेव नहीं करवानी ना। तो इसको हम क्या करवा देते हैं, इसको हम डिसेबल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिसेबल्ड हो गया। अब डिसेबल्ड करने से ये गलती हो गई कि हमारे पास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें पहले। देखिए सिलेक्ट तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पर सिलेक्ट नहीं हो रही। पर अब क्या मसला आ गया कि डिसेबल तो चलो हमने करवा दी ताकि आगे ना भिजवाए, पर हमने ये भी गलती कर दी कि अब वो चीज़ ऊपर यूज़र को सिग्नल ही नहीं दे रही। क्या यहाँ से यूज़र को देखने से पता लग रहा है कि उसने ये क्या सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान से क्या मुराद है भाई? यूज़र की इंडिकेशन तो ख़राब हो गई। यूज़र को तो यहाँ से अनक्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। इसको बिल्कुल। सॉल्व करने के लिए आपको इसके साथ सिलेक्टेड लगाना पड़ेगा। अब देखें, अब हमारे ये सारे मसले हल हो गए हैं। सिलेक्ट योर कंट्री भी इधर आ गया है, कोई बंदा इस ऑप्शन को चूज भी नहीं कर सकता। हाँ, बाकी जो कोई चूज करके भेजेगा वो वैसे ही चला जाएगा और वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट योर कंट्री वाले ऑप्शन पे। इससे क्या हुआ कि हमारी जगह भी कंप्रेस हो गई, हमने थोड़ी जगह में इंफॉर्मेशन भी दे दी। लॉजिकली हमारी बात भी ठीक हो गई कि कोई उस चीज़ को सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, और जो बंदा जो भी सिलेक्ट करके सबमिट करेगा वो उस तरह से आपके पास सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, मैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ की है डिसेबल्ड और एक सिलेक्टेड। अब ये जो है ना हमारे पास, जैसे हमने कल प्लेस होल्डर वगैरह और इस तरह की एट्रीब्यूट काफ़ी देखी, नेम वगैरह ये वो। तो इसी तरह से हमारे पास डिसेबल्ड, सिलेक्टेड प्लस आगे कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होंगी जिनकी मैं जिक्र करूंगा, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। डिसेबल्ड से क्या होगा कि वो चीज़ आप वो ऑप्शन डिसेबल कर देते हो, और ये जो डिसेबल्ड है या ये जो सिलेक्टेड है, ये मैंने इसे दी है, मैं इसे कंट्रोल एक्स करके इंडिया को भी दे सकता हूँ। अब क्या होगा मेरे पास, मैं रिफ्रेश करूंगा तो किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए? इंडिया फ्रंट पे होगा। तो इंडिया ऊपर आ जाएगा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, इंडिया को सिलेक्टेड करवा दिया, पहले से तय कर दिया कि इंडिया सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे वाले किसी ऑप्शन को भी दे सकता हूँ, पर लॉजिकली ठीक चीज़ को सही करने के लिए हमें ये ऑप्शन किसे देना चाहिए, इस चीज़ को, सिलेक्ट योर कंट्री पाकिस्तान। अब आगे सबमिट कर। सर मेरा एक सवाल है। जी पूछें। सर हम जब पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं जी तो उसके हजरत, आगे सारे सिटीज आ जाते हैं, तो जी सिटीज बिल्कुल में सही भी कोई बताया। सिलेक्ट करना होता है, वो कैसे आते हैं? जी मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि हमारे पास अब इस तरह की ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है लॉजिकल। कैसे लॉजिकल, कि अगर यूज़र ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है तो सिटीज़ किसकी आनी चाहिए, किस कंट्री की आनी चाहिए, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। और अगर यूज़र ने इंडिया को सिलेक्ट किया तो सिटीज़ कहाँ की आनी चाहिए, इंडिया की। और अगर बांग्लादेश को सिलेक्ट किया तो बांग्लादेश की आनी चाहिए।
तो यहाँ पे आपके पास एक लॉजिकल चीज आ गई है ना, एक सिनेरियो आ गया है कि अगर यूजर ऐसा सिलेक्ट करता है तो हमारा जो वेब पेज है वो ऐसा रिस्पॉन्स करे। तो उसके लिए HTML रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, HTML की बाउंड्री आ जाती है। उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट यहाँ से इस ऑप्शन को अपने पास लेके आएगा कि अच्छा ये, अगर तो यूजर ने ये सिलेक्ट किया तो आउटपुट में फिर उसे क्या मिलना चाहिए? उसे पाकिस्तान के रिलेटेड मिलनी चाहिए। अब आपको लगता है कि ये जो चीज़ें आपके पास सामने शो हो जाती हैं वो ऑटोमेटिकली आ गई, अचानक से हो गई? वो अचानक से नहीं होती, वो पहले से किसी ने बना के रखी होती हैं। तो जैसे ही यूज़र उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करता है, क्या होता है? उसके आगे वाली ऑप्शन जो है वो उसके सामने आ जाती है। ठीक है, तो वो HTML की बाउंड्री आ जाएगी, HTML की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, HTML वो काम नहीं करवा सकता। ठीक है। ओके सर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। साइड बैंक, एक लाइट कार लो। अब ये देखें, यहाँ पे यही चीज जो आप कह रहे हो ना, उसी तरह की चीज है। अब ये देखें, हमने ये चीज बनाई है ना, सिलेक्ट योर व्हीकल, इसी तरह की चीज हमने क्रिएट किया ना ये वाली। यस बस सर। इसका साइज जी क्या हो गया, सर। लेंथ हो गया, इसको हम बड़ा भी करवा सकते हैं कोई। अब देखिए ऑप्शन के आगे देखें, सिलेक्ट व्हीकल के नीचे ये सारी गाड़ियां, आप भी ऐसे दे सकते हो। अब जैसे ही देखिए मैं सिटी, सिटी को मैंने चूज किया ना, ठीक है, अब मैंने चूज किया, ये वाली वैल्यू देखिए खुद ही आ गई हैं, पहले तो नहीं थी ये। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये प्राइस देख लें, 249 समथिंग, और मैं गाड़ी कोई फॉर्च्यूनर सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 249 था, अब ये क्या हो गया? 8 मिलियन, 8.6 मिलियन में चली गई बात। ऑप्शन सिलेक्ट किया, नीचे वाली चीजें बदल गई। ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, देखें नीचे वाली चीज देखें, कल्टस सिलेक्ट की तो क्या आ गया? उसने कहा 19 लाख की है, सारी चीजें आ गई। फिर ये सिलेक्ट योर सिटी है, फिर सिटी में हमने क्या दिया जी? लाहौर। ठीक है, उसके बाद फिर एक बटन है, जिस जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया, इन सब चीजों का एक रिजल्ट कैलकुलेट हुआ और आपके पास आ गया, एक वैल्यू आ गई। तो ये जो सिर्फ फॉर्म इस तरह का, ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक क्या है? एक फॉर्म है। पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है। देखिए जैसे यूनाइटेड ब्रावो सिलेक्ट करता हूँ, वो आ गया 9 लाख पे। ठीक है, कैसे ये चेंज हो रही है कि वहां पे सेटल्ड है कि जैसे ही यूजर किया स्पोर्टेज सिलेक्ट करे तो उसकी वैल्यू पहले से सिलेक्टेड है कि 45,000। ठीक है, अब ये चीज क्या है? ये लॉजिकल चीज है, ये ऐसे ही चीज नहीं बन गई कि आपने सोचा और होगी, नहीं। इन्होंने पीछे क्या किया हुआ है? इन्होंने लॉजिक लगाई हुई है कि जब भी कोई किया स्पोर्टेज सिलेक्ट करे तो प्राइस किया स्पोर्टेज की ही आनी चाहिए। अगर कोई फॉर्च्यूनर सिलेक्ट करता है या कोरोला सिलेक्ट करता है तो प्राइस कोरोला की आनी चाहिए। 20% डाउन पेमेंट, ये भी उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी ऑप्शंस, नीचे वाली ऑप्शंस किस पे डिपेंड कर रही हैं? ये दोनों किस ऑप्शन पे डिपेंड कर रही हैं? ये दोनों ऑप्शन या ये वाली सर ऑप्शन? कार सिलेक्शन पे। सर व्हीकल्स वाले ऑप्शन। व्हीकल सिलेक्शन पे। तो ये एक लॉजिकल चीज है। जैसे ही आपने ये ऐसे ऑल्टो सिलेक्ट की, देखें ऑल्टो की प्राइस आ गई, कैसे आई? कि वो एक पीछे किसी ने प्रोग्राम लिखा हुआ है, किसी ने लॉजिक लगाई हुई है। लॉजिक कैसे? कि अगर कोई इंसान किया स्पोर्टेज सिलेक्ट करता है तो क्या हो जाए? उसे प्राइस शो करवा दो 45,000, सॉरी 45 लाख। अगर कोई 45,000 की वजह तो क्या ही बात है। अच्छा, अगर कोई इंसान कहता है कि जी टोयोटा फॉर्च्यूनर सिलेक्ट करता है तो कितना चले जाए? 8.6 मिलियन पे बात चली जाए, यानी कि 86 लाख। अब ये उन्होंने मार्केट पे प्राइसेस उन्हें पता है, उन्होंने देख के और यहाँ पे प्राइसेस क्या करवा दिए हैं? सेटल करवा दिए हैं।
फिर उन्होंने नीचे मार्कअप भी लिखा हुआ है। जैसे ही मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो 86 को क्या करते हैं, उसका 20% निकालते हैं 86 लैक्स का, और वो आपको शो करवा देते हैं कि 86 लाख का 20% आपको पहले पे करना पड़ेगा, बाद में आपके इंस्टॉलमेंट जो हैं वो आपको ऐसे शो करवानी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये कैलकुलेशन है, ये मैथ है। तो ये जब कैलकुलेशन आ गई तो HTML ने कह दिया कि भाई कैलकुलेशन तो मैं नहीं करता होता, कैलकुलेशन तो कोई और लैंग्वेज है जो करके देती है। तो वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जब भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करने होंगे कि ये इधर से फैच करे, इसे मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट शो करवा दे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया जावास्क्रिप्ट के यूजेज का? जी सर। ठीक है। तो सर इस तरह से आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना, हर लैंग्वेज का अपना अपना एक किरदार है, वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा करती रहेगी। सर ये वर्ल्ड ठीक है। प्रेस पे बनी है। ये नहीं नहीं, ये कस्टम ही बनी होगी। बैंकिंग के जो लोग होते हैं वो अपनी वेबसाइट ऐसे नहीं बनाते। हाँ, नादरा की जो वेबसाइट है ना, इवन एक नादरा कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, नादरा की। ठीक सर है। हैकिंग के कितने चांस होते हैं वर्ल्ड प्रेस और कस्टम? देखिए, है कि आप तो वर्डप्रेस भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वर्डप्रेस को भी हैक नहीं कर सकते आप। पर ये है कि जो कस्टम होता है उस पर फिर आप अपने हिसाब से ताले शाले अपनी मर्जी के लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाना चाहो। वहाँ पे भी आप लगा तो लेते हो, पर फ़र्क ये आ जाता है कि वहाँ का जो कोड है ना, वो सिस्टम जनरेटेड होता है। तो आपकी वेबसाइट को जो वर्डप्रेस में बनी हुई है उसमें आपने ताला लगाया है, वो भी उसी नौइयत का होगा, मेरे वाला ताला भी उसी नौइयत का होगा। तो अगर किसी को एक ताला खोलना आ गया तो वो आपकी वेबसाइट का ताला भी खोल के चीज़ें चुरा सकते हैं। पर कस्टम में आप चूंकि अपनी नौइयत की चीज़ बनाते हो तो आप अपनी मर्जी से ताला जैसा मर्जी स्ट्रॉन्ग करते जाओ, तो वो फिर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। पर ये ना समझें कि वर्डप्रेस अब हैक होती है। वो पहले होता था, कभी तकरीबन 5-7 साल पहले, जब वर्डप्रेस की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की भी वेबसाइट हैक हो गई थी। अब नहीं होती। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला असलम। सर अगर हम कस्टम के प्लगइन वगैरह बना के उसके जरिए सिक्योर करें तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा जी। जी, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपने इस तरह का जो ऑप्शन क्रिएट करना है किसी की भी सिलेक्शन करने के लिए, तो आप कैसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सर ये सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट एक बार दोबारा बता दें जो आपने लिखा है। कौन सा वाला? सर वो ऊपर डिसेबल्ड के साथ जो आपने सिलेक्टेड लिखा है। ठीक है। सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जिस ऑप्शन को आप ये एट्रीब्यूट दे दोगे वो ऑप्शन बाय पहले से तयशुदा होगी कि यही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। कैसे? सपोज मैंने पाकिस्तान को दे दिया, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे पहले से ही पाकिस्तान सिलेक्टेड है। मैं इसे ओपन करूंगा, देखिए पाकिस्तान सिलेक्टेड है, मैं सबमिट करूंगा तो पाकिस्तान ही आगे चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप जिस ऑप्शन को भी सिलेक्टेड दे दोगे वो क्या हो जाएगा, वो पहले से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सिलेक्टेड का जो ऑप्शन है ना वो मौजूद होता है। ये वाले जैसे अब डिसेबल्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि डिसेबल्ड सिर्फ इसी के साथ लगे, कि जहां भी सिलेक्ट आएगा ऑप्शन आएगा वहीं पे डिसेबल्ड होगा, नहीं। डिसेबल्ड को आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हो, किसी और इनपुट टाइप में भी यूज़ कर सकते हो, किसी और जगह पे भी इस्तेमाल करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हमने यूज़ किया तो सिर्फ यहीं पे रह जाए। ठीक है। तो आपके पास ये सिलेक्शन वाला एरिया था कि चीज़ को कैसे आपने क्या करवा लेना है, सिलेक्ट करवा लेना है। अच्छा, एक मिनट जी, मैं आपकी जो है शेयर करता हूँ आपके साथ। जी। अच्छा, अब हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और काफ़ी चीज़ें कैसे मौजूद हैं, जैसे हमारे पास एक और यहाँ पे एक टैग मौजूद होता है
जो कि यूज़र से उसके कमेंट्स वगैरह को फैच करवाने के लिए, किसी भी सजेशन को, किसी भी ओपिनियन को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप लोगों ने वेबसाइट पे लगे हुए कभी कॉन्टेक्ट फॉर्म देखे हैं? कॉन्टेक्ट फॉर्म, या कोई मुझे बताएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या होता है? ये सब कुछ जगहों पे फीडबैक लेने के लिए उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए होते हैं कि आप अपना फीडबैक दे दें। तो वहां पे हम कोई भी फीडबैक जो है वो सिलेक्टेड होता है, वो सिलेक्ट करते हैं तो वो वापस वैल्यू रिटर्न होके स्टोर हो जाती है। उसकी बात कर रहे हैं। जी वो तो आप एक डिफरेंट चीज़ कह रहे हैं। जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्ट फॉर्म, जी अरसलान आप बताएं, अरसलान महबूब। जी अरसलान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी। अच्छा, कांटेक्ट फॉर्म जो होता है ना, इस तरह से है कि कांटेक्ट करने के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल हो, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। अक्सर जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, अक्सर जो एजेंसीज वगैरह होती हैं, उन्होंने एक कांटेक्ट फॉर्म जो है वो लगाया होता है, जिसमें वो क्या कहते हैं, आप अपना नाम दो, अपनी ईमेल दो, अपना सब्जेक्ट लिखो और अपना मैसेज लिख के हमें भेज दो। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो फॉर्म होता है जी। एक मिनट। हमारी वेबसाइट भी बड़ी स्लो है, ऊपर से इंटरनेट भी बहुत स्लो है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इन्होंने ये फॉर्म लगाया हुआ है एक छोटा सा। ठीक है। क्या हुआ है कि आपका नाम मांग रहा है, आपका एक नेम ईमेल मांग रहा है, आपसे सब्जेक्ट मांग रहा है और आपसे एक मैसेज मांग रहा है। ठीक है। इसी तरह अब ये बीइंग गुरु एक ब्लॉग है, तो इन्होंने भी ये वाला फॉर्म जो है वो यूज़ किया हुआ है। आप सेंड करते हो तो मैसेज उन तक पहुंच सकते हैं। लोगों को इस तरह के फॉर्म की भी ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है, इसमें पहले वाली चीजें तो चलो आपने बना ली। नाम हम आपको बनाना आ जाएगा? कैसे बनाएंगे? नाम, ईमेल और सब्जेक्ट, क्या ये तीन चीजें आप बना सकते हो? यस बिल्कुल सर। सर। बिल्कुल बना यस सर। सकते हो। इनपुट टाइप आप नाम करके उसकी, सॉरी टेक्स्ट करके उसे अपने हिसाब से रख लो। ईमेल की इनपुट टाइप ईमेल करके। बस साइज का फर्क है ना, तो ये साइज हम सीएसएस वगैरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी फील्ड को साइज बड़ा करना हो, साइज छोटा करना हो, वैसे उसका साइज देना हो, उसकी एक एट्रीब्यूट भी होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट। अब ये मैसेज है, मैसेज भी इसी तरह से होता है। अब इस मैसेज को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक पूरा का पूरा क्या मौजूद होता है, एक पूरा का पूरा टैग जो है वो मौजूद होता है। वो आपका टैग कहलाता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका टेक्स्ट एरिया। ठीक है। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपके पास कुछ जो चीज़ें हैं वो मौजूद होती हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि पहले मेरे पास आउटपुट किस तरह से आई है। तो ये देखिए मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो आ गया। इसका साइज मैं अपनी मर्जी से बड़ा भी करवा सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे रोज और कॉलम्स इनको क्रिएट करवा सकता हूँ। अब रोज और कॉलम से क्या मुराद है? सपोज मैं रोज 10 कह लेता हूँ और जो कॉलम्स हैं वो मैं 50 कह लेता हूँ। तो ये देखें, रोज से क्या मुराद है कि इसकी नीचे की लंबाई, और कॉलम से क्या मुराद है इसकी चौड़ाई। ये काम मैं इससे भी कर सकता हूँ, प्लस मैं इसे सीएसएस से भी क्या दे सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ कि इसका साइज इतना होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका यूजर लिखेगा हेलो, वगैरह कुछ भी लिख सकता है। अब ये चीज भी आगे अभी सबमिट नहीं हुई। सबमिट क्यों नहीं हुई?
किस चीज़ की कमी है? नेम कंटेनर। बिल्कुल जी, नेम नहीं लिखा हमने। नेम में हम कह देंगे कि फीडबैक या कॉन्टेक्ट मैसेज या कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, तो आप लिख सकते हो कि आई वाज, ठीक है, और इसे आप क्या कर सकते, तो ये आपके पास इस तरह से आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे ना एक बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन आई गेस पिछले साल की बात है, कि बात करने का मकसद ये है कि एक छोटा सा एरर जो है ना, वो भी आपको इतना खपा सकता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पिछले साल की बात है, मुझे ना एक जावास्क्रिप्ट का एक क्लाइंट मिला। उस क्लाइंट का काम ये था, जावास्क्रिप्ट पे काम था सारा। ठीक है, उस क्लाइंट का काम ये था कि जैसे आपके पास ये एक टेक्स्ट फील्ड है ना, जैसे मैंने ये टेक्स्ट एरिया बनाया है अभी, वो कह रहा था एक टेक्स्ट एरिया हो, यूज़र आए, यूज़र आके इसकी एक पहली लाइन पे कुछ लिखे, फिर दूसरी लाइन पे कुछ लिखे, फिर तीसरी लाइन पे कुछ लिखे, फिर यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्सेस हों। ठीक है, और क्या हो, एक बटन हो कैलकुलेट करने का या जनरेट करने का, कोई भी नाम दे लो, कि यहाँ पे वो बंदा लिखे, यहाँ पे वो कोई ऑप्शन सिलेक्ट करे और कैलकुलेट करे, तो क्या हो, एक नए टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया के अंदर, या तो नए के अंदर या उसी के अंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल उसी के अंदर था यहीं पे, तो ये वाला जो सारा टेक्स्ट है ना, ये तब्दील होके आ जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। इस ऑप्शन में क्या था कि ऐसे ऊपर कोटेशन मार्क लगे हुए थे, एक ऑप्शन में था शुरू में ऐसे हाइफन लग जाना था, और एक ऑप्शन में था कि आपके पास इस तरह से जी ब्रैकेट लग जानी। ठीक है, तो वो कह रहा था कि अगर यूज़र इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करे ना और जनरेट करे, तो उसने जो भी लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, उनके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली क्या लग जाए। अब ये माइक पता नहीं किसका ऑन है, मोहम्मद आजम आपका माइक बहुत ज़्यादा ऑन होता है। अच्छा, तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करे, जनरेट करे, जैसे ही यूज़र जनरेट करता है, जो भी लिखा हुआ है उसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर तो वो ये ऑप्शन भी साथ सिलेक्ट कर लेता है, तो कोटेशन मार्क्स भी आ जाएं, और उस लफ्ज़ से पहले ऐसे हाइफन भी लग के आ जाए, डैश भी लग के आ जाए। और अगर वो तीनों सिलेक्ट करता है तो तीनों हो जाए, अगर वो पहला और आखिरी सिलेक्ट करता है तो उस हिसाब से, अगर वो सेंट्रल सेलेक्ट करता है तो उस हिसाब से। अब इसमें क्या हो रहा था कि देखें, टेक्स्ट एरिया तो बनना ही बनना था, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में ही तो यूज़र ने वैल्यू डाली थी। इसी तरह से है कि जैसे अगर यूज़र ने हेलो पुट किया है, जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करे ना, तो उसके पास यहीं पे ऐसे हेलो लिखा हुआ आ जाए, ऐसे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मैंने इस तरह बनाया, तो एक एरर था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मैंने बड़ा चेक किया कि पता नहीं कहाँ गलती है, क्या गलती कर रहा हूँ। वो गलती सिर्फ ये थी कि ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसके दरम्यान में मैंने ऐसे स्पेसेस छोड़ी हुई थी, या पता नहीं कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो क्या हो रहा था, वो हर दफा इस वाली चीज को भी पिक कर लेता था और उसके इर्द गिर्द क्या करता था, लगा के देता था। मैं काफी परेशान, मेरी इस तरह नजर ही नहीं जा रही थी कि गैप दिया हुआ है या मैंने फासला दिया हुआ है या स्पेसेस डली हुई है। बाकी सारा प्रोग्राम मैंने किया, तो ये वाला सारी फंक्शनैलिटी हो रही थी, क्लिक करो तो वो कोटेशन लगा के हमें दे देता था फौरन। पर ये वाला जो मसला था ना, ये समझ ही ना आया, इसकी वजह से सारे प्रोग्राम में ना गलती हो, कभी भी ये कुछ और शो करवा दे, कभी खाली के इर्द गिर्द कोटेशन लगा दे, कुछ इस तरह का एरर देने लग गया। तो 2 घंटे मैं खपता रहा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। सिर्फ एंड पे जो मसला था ना, वो मैंने इसके दरमियान की जो स्पेसेस थी ना, वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, और फिर मैंने इससे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। उसके बाद जब मैंने एग्जीक्यूट किया,
तो फिर मेरे पास जो आउटपुट थी वो बिल्कुल ठीक बन के आ गई थी। तो कभी कभार इस तरह की भी चीज़ हो जाती है कि एक बड़ा माइनर सा जो एरर होता है, जो हमें बड़ा छोटा सा लग रहा होता है, वो हमारे पूरे प्रोग्राम को ख़राब कर देता है। और एक आपके पास ये जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा टास्क था, नॉर्मल सा टास्क था, और इसकी भी जो वर्थ थी वो $50 थी। $50 का सिर्फ इतना सा काम है। उसमें मैंने उससे कोई नहीं कहा था कि मैं तुम्हें डिज़ाइन अच्छा करके दूंगा, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपको प्यारा सा फॉर्म बना के दूंगा, नहीं। बस मैंने ऊपर उसका एक हेडर बनाया था उसकी वेबसाइट के हिसाब से, जो भी उसका था, और नीचे हमारे पास ये वाला एक पेज था जो कि इस तरह की कैलकुलेशन करके देता था, बस। और छोटा सा टास्क था, सिर्फ बात यह है कि वो जावास्क्रिप्ट का टास्क था, तो कितनी उसकी अर्निंग, उसकी जो रेवेन्यू था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज़ थी, क्योंकि उसमें लॉजिक आ जाती है ना कि जैसे यूज़र ये सिलेक्ट करे और कैलकुलेट करे तो आउटपुट बदल जाए, फिर ये सिलेक्ट करे, फिर जब यूज़र ऐसे करे तो आउटपुट बदल जाए। सिर्फ लॉजिकल चीज़ होने की वजह से उसकी वर्थ बढ़ जाती है। तो जो भी लैंग्वेजेस लॉजिकल होती हैं, यानी कि जो भी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ना, अगर आप उनका थोड़ा सा भी काम करके देते हो तो उसकी जो रिटर्न में पैसे होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। चाहे वो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा टास्क हो, चाहे वो पीएचपी का छोटा सा टास्क हो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी कि जो मेरा एक दोस्त है वो छोटा सा जावास्क्रिप्ट का टास्क जो है वो करने के $50 चार्ज करता है, और ड्यूरेशन उसने कितनी लिखी हुई थी, 1 दिन। अब 1 दिन के अंदर ऐसा ही काम होगा ना जो छोटा सा है, जो आसानी से हो जाए। ऐसा तो काम नहीं होगा कि आप कहें कि जी मैं अमेजोन का रेप्लिका बना लूंगा, अमेजोन की कॉपी बना लूंगा 1 दिन के अंदर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर कोई छोटा काम है वही तो 1 दिन के अंदर पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ होती है कि जो कोडिंग वाली चीज़ होती जाती है और कोड के अंदर भी जो लॉजिकल हो जाती है, जो प्रोग्रामिंग जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो काम कम हो जाता है और उसके पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्किल जो है वो ज़्यादा रेयर होता है, उस पे अर्निंग जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का टास्क था और उस पे ये हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप भी अगर इस चीज़ को अच्छे से परस्यू करोगे, आगे जाके उसमें थोड़े लॉजिक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर भी डालना पड़ेगा, अच्छा कैसे होगा, कैसे चलेगा। पर यह कि अगर आप वो कर लेते हो तो उसका जो रिटर्न है वो भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। उसका रिटर्न ऐसा नहीं होता कि आपको अच्छा रिटर्न ना मिले। ठीक है जी। अब इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से ले सकते हैं। यूज़र हमें क्या करेगा, यूज़र हमें इंडिकेशन देगा। जो भी उसका फीडबैक है, जो भी उसका मैसेज है वो टाइप करके सबमिट करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हम किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम बिल्कुल इस चीज़ को क्या करवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया, जो आपको एग्जांपल अभी मैं बता रहा था चेक बॉक्सेस का। तो चेक बॉक्सेस भी आपके पास मौजूद होते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में क्या फ़र्क होता है? चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फ़र्क होता कर सकते हैं, चेक बॉक्स में मल्टीपल चेक कर सकते हैं। है? ठीक है। और रेडियो में क्या और होता है? चेक बॉक्स में जी। सर रेडियो बटन में सर हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया जी। और कौन बता रही थी, फीमेल? सर रेडियो बॉक्स में हम एट अ टाइम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्स में हमें अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि इसी तरह से है कि रेडियो में और चेक बॉक्सेस में फ़र्क है। अगर मैं इसकी यूटिलिटी की बात करूं तो क्या बताएंगे कि सर यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ हो तो चेक बॉक्स लगना चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ हो तो सर ये लगना चाहिए।
जी सर जब हमें एक वैल्यू हमने रिटर्न करनी होती है तो हम रेडियो बटन लगाते हैं। अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना है और डेटाबेस में उनको स्टोर कराना है तो उसके लिए फिर हमें चेक बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे। जी, वो बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी कि सर ऐसा सा सिनेरियो में हम ये लगाएंगे। जी आरिफा। सर जिस तरह हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किसी के कोई होते तो आपने सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। और रेडियो जिस तरह कल जेंडर वगैरह जिसमें सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, तो आप वो लगा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने बताया। जी सैफ, आप क्या बताना चाहते हैं? जो चेक बॉक्स होगा, हम अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई ये मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अपोजिट जो सब्जेक्ट होंगे वो चेक बॉक्सेस में आएंगे। और जो रेडियो बटन है वो जैसे हम जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं मेल या फीमेल तो उसमें रेडियो बटन यूज होगा एक सिलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। इसी तरह से जी असद, आप क्या बताना चाहते हैं? सर बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है सर, जिस तरह सर पहले होता है कि आप अपनी फील्ड बताते हैं सबसे पहले। जब वो बताते हैं तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट उस पे एक मेथड लगाते हैं, तो फिर वो एक चेक बॉक्सेस उसके रिलेटेड शो करती है। फिर आप उसमें से अपने जोन जोन से स्किल्स आपको आते हैं, वो मतलब कि आप टिक कर सकते हो उसमें से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने बताया। हम स्किल्स को चूज करने में, सब्जेक्ट्स को चूज करने में, हॉबीज को चूज करने में क्या करवा सकते हैं? हम चेक बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास ये इस्तेमाल हो भी रहे होते हैं। क्या होता है कि हमारे पास अक्सर फॉर्म्स पे, अक्सर जगहों पे हमारे पास होता है कि हम चेक बॉक्स इस्तेमाल कर लें। ठीक है। इवन आपके पास फाइवर पे जो टेस्ट होता है ना, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जब फाइवर के पास ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि इन चारों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो रेडियो लगा होता है। पर जब फाइवर या कोई भी टेस्टिंग का सिस्टम जो है वो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये चूज करें कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो ऐसे है कि HTML के बारे में क्या क्या बातें ठीक हैं, तो आ जाएगा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML टैग्स को यूज़ करती है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और HTML जो है वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। तो आप इनमें से कौन कौन से 3 ऑप्शन जो हैं वो चूज करेंगे? ABC। सर टू और प्रोग्रामिंग कुछ लास्ट सी और वाला। वाला तो सी वाला तो ये था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी कैसे चूज करेंगे? A, B और D? सर पहले दो करेंगे, सॉरी। पहले दो यस और सर, वो लास्ट वाला? टू और बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखें, इस सिनेरियो में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? हमें एक चेक बॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे हमें पता लगता रहे कि चीज़ें आपने कैसे सिलेक्ट करवानी। ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वैसे ही है कि आप पहले बेशक कोई लेबल बना लो, उसके बाद आप कह लेते हैं, लेबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट स्किल्स। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ जी, BR। इसके साथ साथ अब मुझे किसकी चीज़ की ज़रूरत है? इनपुट, टाइप और चेक बॉक्स। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इनपुट की टाइप क्या ले ली? चेक बॉक्स ले ली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मेरी आउटपुट देखता हूँ कि मेरी कैसी आउटपुट जो है वो आती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज क्या करूँ, इसके साथ मुझे एक अलग लेबल देने की ज़रूरत है या बस ठीक है ऐसे ही? अलग लेबल देने की लेबल जरूरत देने है। की जरूरत है। बिल्कुल, हमें लेबल देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूज़र को कैसे इंडिकेशन जाएगी कि ये चेक बॉक्स क्यों सिलेक्ट करना है, उसे तो पता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्किल के अंदर, मैं जैसे लिख लेता हूँ एक लेबल, और लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ सपोज HTML। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज़ ठीक है।
अब देखिए, अब आपने अगर इसे ब्रेक करवाना है तो आप इसे लाइन ब्रेक करवा लें, इधर लगा लें, इसे दोबारा से कॉपी करें, दोबारा से पेस्ट कर दें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। HTML है जी, CSS है, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, JS। कि आप अपने स्किल सेलेक्ट करो, HTML, CSS और सबमिट। ठीक है, अच्छा। यहाँ तक तो ये बात होगी कि आपने कहा जी सर हम चेक बॉक्सेस बना लेते हैं, पर ये देखें डाटा अभी तक आगे सबमिट नहीं हुआ, क्या किस चीज़ की कमी है? नेम की। कंटेनर सर नेम किसकी कमी है जी? कंटेनर की सर, कंटेनर की बिल्कुल, सर वो कंटेनर हाँ की। बिल्कुल सही बताया कि हाँ जी, सर कंटेनर वो की, यानी नेम, कि उसकी उसकी नेम की कमी है। जिस वेरिएबल ने अच्छा, वैल्यू रिटर्न करानी है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मुझे आप ये चीज़ बताएं कि हमारे पास जो नेम है वो कहाँ पे आएगा। ये पहला था, यहाँ पे नेम आ गया। इस नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा? HTML जी, नेम के अंदर आप कह रहे हैं जी HTML लिख लेते हैं। ठीक है, जी उसके बाद इस नेम में मैं क्या लिखूंगा? CSS। सर CSS लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे नेम में क्या लिखूंगा? यस, यस लिख लिया। ये ठीक है, अच्छा अब बस ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया, या मुझे कुछ और भी डिक्लेयर करना है यहाँ पे? करना है सर डिक्लेयर। क्या करना है डिक्लेयर? सर वैल्यू डिक्लेयर करनी है HTML की, HTML। HTML की और HTML। नेम आप बेशक वो दूसरा मतलब चेंज सेम रख सकते हैं तीनों का, लैंग्वेज या मतलब कि वो एक ही फोल्ड मतलब कि कॉलम से वो बेशक। अच्छा जी, चले मैं वो आपकी नेम की मान जगह हम लेता हूँ आप, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। या चले स्किल कह लेते हैं ना, यस सर। स्किल कह लेते हैं जी, स्किल। अच्छा, उसके बाद आप क्या देते हैं वैल्यू में जी, यहाँ पे CSS आ गया, और यहाँ पे क्या कहते हैं जी, वैल्यू में क्या आ गया जी, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपने यही यस कहा है, मैंने यही लिख दिया। मैं इसे रन करता हूँ कि हमारे पास क्या इफेक्ट जो है ना इस चीज़ का। अब सपोज एक इंसान आया, वो कहता है मेरे पास ये 2 स्किल है। ठीक है, अब वो क्या हो गया, आप स्किल के साथ, स्किल आपका एक ही वेरिएबल है, वो HTML और CSS को कंटेन करके आगे चला गया। अब रेडियो के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये फ़र्क आ जाता है कि अगर तो आप इन हर स्किल के अलग से कॉलम बनाना चाहते हो तो आप वो भी क्रिएट करवा सकते हो। कैसे? कि जैसे अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2 और स्किल नंबर 3। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करवा दें, और वैल्यू के अंदर कुछ भी ना रखवाएं, वो खुद ही क्या करेगा, 3 कॉलम्स बना देगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के, जहाँ पे भी हमने लेके जाना है उससे आगे। अगर हमने उसे इस तरह से स्टोर करवाना है तो क्या होगा कि स्किल 1 के अंदर वो HTML के ऑन कर देगा, टिक कर देगा कि जी हाँ इसकी HTML आती है, और इसे CSS आती है। जिसे तीनों आती हैं तीनों ओके ऑन कर देगा, जिसे 2 आती हैं वो दोनों को सिर्फ ऑन कर देगा, और जिसे 1 आती है वो सिर्फ एक को ऑन कर देगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे अलग अलग लेके जाना चाहो, आप इसे इस तरह से लेके जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, अच्छी अप्रोच यही है कि आप इसे अलग अलग ले जाएं, तो इसे फिर इस तरह से जाके स्टोर करवा दें, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि आपके पास कॉलम्स हैं इस तरह से, जहाँ पे भी डाटा स्टोर होना है, आप कहोगे कि जी स्किल को यहाँ पे स्किल 1 में रखवा दो, स्किल 2 को यहाँ पे रखवा दो। ठीक है, आगे उस स्किल के अंदर, स्किल 1 के अंदर आप HTML लिख देते हो, स्किल 2 के अंदर CSS और स्किल 3 के अंदर
जावास्क्रिप्ट और सो ऑन। तो ये अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, जिस तरह भी आप फिजिबल हो। पर्पज़ ये है कि आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि वैल्यू हम कहाँ यूज़ करते हैं और नेम हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वैल्यू में और नेम के अंदर क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो अब मैं आपको यहीं से वो सिनेरियो समझा देता हूँ जो थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएट हुआ, कि अगर तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो कुछ और एक्शन परफॉर्म करें। तो जब अगर का लफ्ज़ आता है तो क्या हो जाता है, HTML की बाउंड्री से चीज़ें थोड़ी सी बाहर निकलने लग जाती हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हमको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि जावास्क्रिप्ट है। फिर हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प कर दो, और जावास्क्रिप्ट है भी फ्रंट एंड की लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है जी, इनके साथ कम्युनिकेट करके और आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली क्रिएट करवा के दे देती है। तो चेक बॉक्सेस में और क्या कहते हैं उसे, रेडियो में एक जो माइनर सा डिफरेंस है, वो समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास और भी इसी की तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं क्या कह देता हूँ जी, इनपुट टाइप। तो आपके पास चेक बॉक्स हैं, कलर है, डेट टाइम है, डेट लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब इनके अंदर देखिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ना जो है वो डिफरेंट है। मंथ, जैसे सपोज अगर आप मंथ सेलेक्ट कर लेते हो या फाइल सेलेक्ट कर लेते हो, तो उस हिसाब से आपको डाटा जो है वो शो होने लग जाएगा। सपोज मैं फाइल कर लेता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अब ये इस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है कि उस पर क्लिक करने से आप अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाते हो, ये उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसी तरह मैं यहाँ से चीज़ अगर चेंज कर दूँ, मैं क्या देता हूँ कि यहाँ से हटा के नंबर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आप नंबर। अब मैं ABC लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ABC मैं चाह रहा हूँ कि आ जाए, पर ABC आएगी नहीं। ABC क्यों नहीं आएगी यहाँ पे? क्योंकि इसकी सर टाइप क्योंकि नंबर। इसकी टाइप नंबर है। क्योंकि इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है नंबर। यस सर। उसकी उसकी वजह से ये सिर्फ नंबर्स को ही क्या करवा लेगा, स्टोर करवा लेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे, आपके पास और कोई भी डिजिट को ये इनपुट करने नहीं देगा। ठीक है, अब नंबर के साथ एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स और यूज़ होती हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम भी रख सकते हैं। जैसे मैं मिनिमम कह देता हूँ कि 5 और मैक्सिमम कह देता हूँ 10। अब मैं क्या करता हूँ, 12। वो क्या कहता है कि मुझे एरर दे देता है, वो कहता है कि 10 से नीचे नीचे। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कह देता हूँ 1। वो कहता है 1 से बड़ा। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं जैसे 6 लिखता हूँ ना, सॉरी 63 नहीं 6, वो एंटर कर देता है। क्यों एंटर कर देता है? क्योंकि मैंने उसमें एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, जहाँ पे मैंने किसी जॉब वाले से एप्लीकेशन लेनी हो। मैंने कहा हुआ 25 से 35 साल तक वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो किसी की एज इसके ऊपर नीचे है तो वो अप्लाई ही ना कर सके, वो इस फील्ड को फिल ही ना कर सके। ठीक है, क्या करे, वो इस फील्ड को फिल ही ना कर सके। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी मैं लगा सकता हूँ कि 18 से 20 वाले या 18 से 25 वाले जो हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि 18 से 25 वाले सिर्फ अप्लाई कर सकें, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर के लिए भी मैं ये लगा सकता हूँ, CNIC के लिए भी मैं यही लगा सकता हूँ।
ठीक है, उन उस तरह की चीज़ों के लिए भी मैं क्या करवा सकता हूँ, नंबर यूज़ कर सकता हूँ। पर उन तरह की चीज़ों के लिए मुझे नंबर के साथ साथ और रिस्ट्रिक्शंस की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। कैसे पड़ जाएगी कि मुझे वहाँ पे कोई जो भी है उसका फॉर्मेट वही होना चाहिए। ठीक है, डिजिट्स इतने होने चाहिए, सारा कुछ आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर 0 से स्टार्ट होता हो तो और रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। पर ये कुछ मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बेस रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि हम क्या करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या करवा सकते हो, इसे मिनिमम मैक्सिमम इस तरह की लिमिट लगा के जहां पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आपकी ठीक हो गई। उसके साथ साथ मैं क्या क्या देता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ जी। अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मैं इसे एक और एट्रीब्यूट होती है रिक्वायर्ड, कि ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं उसे खाली पोस्ट नहीं कर सकता, खाली सबमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ ज़रूरी है। ज़रूरी में मैं जैसे 1 लिखता हूँ, वो कह देता है कि भाई 1 नहीं लिखना, आप 5 और 10 के दरमियान में, तो मैं 5 लिखूंगा और सबमिट। यानी कि HTML के अंदर भी मैं काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन यूज़र पे लगा सकता हूँ। रिक्वायर्ड की एट्रीब्यूट ने क्या कर दिया कि ये वाली चीज़ को फिल करना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड नाम से ही समझ आ जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर के लिए हो, ये किसी टेक्स्ट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, खाली करोगे तो वो मसला करेगा। नेम है, बेशक नेम खाली नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाउंड हो के आप लिखो। रिक्वायर्ड जहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपको जो चीज़ लिखनी है वो आपको उस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, एक चीज़ और इसे ख़त्म कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड। मैं देखता हूँ कि पहले मैंने कहीं और जगह यूज़ किया था। अब देखिए, डिसेबल फॉर्म की ज़रा जनरल एट्रीब्यूट है, ये बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई हो जाती है। अब देखिए, ये डिसेबल होगी चीज़, यानी कि ये चीज़ अब मैं यूज़ को नहीं कर सकता। देखिए, ये बंद है, मैं क्लिक कर रहा हूँ पर वो मुझे कह रहा है ये बंद है, डिसेबल। ठीक है, ये भी होता है कि जैसे ही एक बंदा कोई एज पुट करे कुछ तरह की, या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो बाकी फील्ड को डिसेबल कर दो। लॉजिक है ना। अब यहाँ पे भी लॉजिक है कि अगर यूजर ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आगे वाली फील्ड डिसेबल हो जाए। अगर यूजर ने बटन पे क्लिक किया तो आगे वाली चीज डिसेबल हो जाए। ये लॉजिक इन्वॉल्व हो गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई HTML की। हमें किसी और लैंग्वेज की जरूरत पड़ गई कि भाई हमसे नहीं हो रहा, तुम कर दो आगे। तो फिर वो नेक्स्ट लैंग्वेज आके हमें बताएगी कि ये कैसे करना है। ये ऐसे आप कर सकते हो। और HTML जो है, सॉरी जावास्क्रिप्ट जो है, और एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको जब करेंगे ना, तो ऐसे ही समझ लें कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो बदमाश है इन लैंग्वेजेस में ना। कैसे? क्योंकि उसकी जो मर्जी होगी चीज़ें वैसे चलने लग जाएंगी, वो जो चाहेगी वो जो करना चाहेगा। जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट से भी वो मेरे जहन में एक परसेप्शन आ जाता है कि पता नहीं मेल है फीमेल है। पर यह है कि वो भी इस तरह की थोड़ी सी बदमाश है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जी, मैं एक कॉल पिक कर लूँ, सिर्फ एक मिनट।
जी इधर ही हैं सब या सो तो नहीं गए हैं? नो सर। नो सर। जी अभी अभी मैंने एक मैसेज रीड किया है जी, जावास्क्रिप्ट जिंदाबाद। ये किसने किया मैसेज? वाकई जिंदाबाद है। उसकी अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा है इन बाकी चीज़ों से ना थोड़ी। ठीक है, और सर है भी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं कहता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर हर तरफ जावास्क्रिप्ट ही हो रही है। जी जावास्क्रिप्ट आप गूगल पे लिखो कि जावास्क्रिप्ट का कितनी वेबसाइट यूज़ करती हैं, आपको पता लगेगा इसकी यूजेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और आगे इसमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो आप अगर इसमें आगे अपना सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में करियर अपना परस्यू कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आप एक काफ़ी आगे जा सकते हो। इसके आगे लाइब्रेरीज हैं, इसके फ्रेमवर्क्स हैं, अगर वो सीख जाते हो तो काफ़ी फ़ायदा है आपको। आगे आगे काफ़ी ज़्यादा है, एंगुलर है, नोड है। जब आएंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में वो बताऊंगा कि आगे भी अगर आप जाना चाहो तो इस चीज़ में जा सकते। ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारी क्या बात हो रही थी जी? डिसेबल्ड की बात हुई कि डिसेबल्ड क्या होता है। इसी तरह से आपके पास क्या चीज़ हो गई, रिक्वायर्ड की हो गई, डिसेबल्ड की, रिक्वायर्ड की। उसके बाद एक और भी होता है जी, रीड ओनली। इसमें मैं लिख लेता हूँ सपोज वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ कि क्या कहते हैं जी, 0324। मैं एक नंबर मैंने पुट कर दिया। अब ये जो नंबर है ना, ये रीड ओनली है सिर्फ, इसे कोई ऐसे एडिट नहीं कर सकता। मैं देखिए बटन क्लिक कर रहा हूँ पर इससे कोई चीज़ बंदा ना चेंज नहीं कर सकता कि ये चीज़ इस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, कि सिर्फ रीड के लिए है। क्या मैंने एट्रीब्यूट दे दी? रीड ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक यूज़र आएगा, आप अगर आते हो तो आप इस चीज़ को सिर्फ रीड कर सकते हो। तो अगर कभी इस तरह की भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, अगर इस तरह की ज़रूरत आ जाए, तो आप क्या करवा सकते हो? आप उसे रीड ओनली दे दो कि चलो जी भाई सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए जब भी इनकी ज़रूरत पड़ जाए, जब भी इनकी काम आ जाए। क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे किस तरह की चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर आपको उसका आइडिया है कि अच्छा ये चीज़ मस्ट करनी है, जैसे अक्सर जगहों पे CNIC मस्ट होता है। पाक आर्मी की कोई जॉब्स आई हुई हैं अभी? जी पाक आर्मी सर PAF की। PF की आई हुई है। आर्मी PF की क्या वेबसाइट है जी? ज्वाइन सर की ये है? ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अच्छा ये गलत है वेबसाइट, ये वाली ज्वाइन PF ये इनकी ठीक है। यस सर। इनकी जो वेबसाइट्स हैं वो भी, इन्हें भी आप कह सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट लगा के देंगे, आप हमसे लगवा लें। ये तो कोई और वेबसाइट रिडायरेक्ट कर दी है इसने। पाक आर्मी वाली ठीक है, अगर उनका फॉर्म नज़र आ जाए ना वो ज़्यादा बेटर है। सर टोयोटा वाली वेबसाइट का फॉर्म निकाल। वो वाला तो डिसेबल हो गया होगा फॉर्म अपना वो जो हमारा। अब भी है सर, लॉ सेंटर पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, टोयोटा की भी वेबसाइट जो है ना, ये भी एक्चुअली मेरा ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, ये जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं होती ना, उसे फिर वो कहता है कि नहीं ओपन नहीं करता, थोड़ा मसला करने लग जाता है। सर ये गवर्नमेंट की साइट्स ने अपनी साइट्स को क्यों सिक्योर नहीं बनाया हुआ? बस ध्यान नहीं देते सही तरह से। वो एक वीडियो भी है आज़ाद चाय वाला को जानते हैं आप लोग? यस सर, आज़ाद वो चाय, काफी काफी फेमस है।
जी वो इसी बिजनेस की तरफ लोगों को लाने के लिए काफ़ी कोशिश करता रहता है जी कि एंटरप्रेन्योर है, मिलियनेयर है। तो उसने भी एक वीडियो की थी कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की ना उसने स्पीड टेस्ट किया था, स्पीड टेस्टिंग और किया था। तो देखिए गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है ना, उसकी स्पीड किसी की ख़राब है, किसी की क्या है, किसी का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी निग्लिजेंसी है कि हमारे जो ऊपर की जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं ना लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह से बस यही कर रहे हैं कि पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी पे स्टिक हैं। वो न्यू चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हम न्यू चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, इसीलिए तो हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आई, किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। उसके अलावा आपके पास अमेज़न अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने, पेपाल को अडॉप्ट नहीं किया, गूगल को अडॉप्ट नहीं किया। तो वो लोग फिर अपने ऑफिसेज वगैरह को यहाँ पे ओपन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके ऑफिस खोलें, यहाँ पे कल कहेंगे चलो भाई उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और चलो यहाँ। तो वो बेचारे क्या करें? वो तो किसी और टेरिटरी में है, वो तो किसी और मुल्क के अंदर मौजूद है। तो फिर तो इनके पास पॉलिसीज जो है ना वो बहुत कम है। मैं आपको इससे ज़्यादा क्या मिसाल दूं कि जो फ्रीलांसर है ना, उसका बैंक अकाउंट खोलने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब जाके 2021 में या 2020 के लास्ट में अब जाके कुछ बैंकों ने ये पॉलिसीज लाए हैं कि फ्रीलांसर हमारे पास आके अकाउंट खोल ले। अब अल्फला भी खोल रहा है, जेएस बैंक भी खोल रहा है, मीज़ान भी खोल रहा है। पर मीज़ान फिर भी बीच में क्या करता है कि नखरे करता है। पर पहले क्या होता था, कोई बैंक हामी नहीं भरता था। वो कहते थे फ्रीलांसर, आप जाके कहते हो कि हम फ्रीलांसर हैं, वो कहते थे भाई वो दरवाज़ा है, कोई अकाउंट नहीं खोलना हमने। मानते ही नहीं थे उसको। अब जाके इस चीज़ को मानने लगे हैं कि फ्रीलांसिंग भी एक शोबा होता है, यहाँ से भी अर्निंग जनरेट होती है, यहाँ से भी पैसे आ सकते हैं। आप अगर अकाउंट खोलना चाहें तो खोल सकते हो। तो वो अब जाके खुलने लगे हैं। पॉलिसीज कम होने की वजह से हमारे पास हम इतनी नेमतों से महरूम हैं कि मैं कहता हूँ कि सोच है हम लोगों की। अपने सिस्टम्स, आप ये एक और ये ड्रॉबैक है, कहते हैं कि हम अपने सिस्टम्स क्रिएट कर लेंगे। अपने सिस्टम क्रिएट करने से बेहतर है जो सिस्टम पहले से बने हुए हैं उन्हीं को एक प्रॉपर वे में अपने मुल्क में ले आए। वो लोग इन्हें भी फायदा दे देंगे और क्या हो जाएगा, खुद भी फायदा ले लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यूएसए में आप लोकली भी जाते हो ना, तो आप पेपाल से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इस ग्लोबली ऐसी एटीएम मशीन्स आ गई हैं जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं। एटीएम मशीन बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है। पर पाकिस्तान में तो बिटकॉइन इलीगल करार दे दिया है कि ये गलत है, खराब है, ये है, वो है। तो ये अभी भी हम सरकार कल कोई यूट्यूब के बारे में खबर पड़ी थी कि उसको ऑफिस खोलने का कुछ वो उनकी बातचीत चल रही है कि पता नहीं उनको भी खोलने देते हैं कि नहीं देते। जी बस ये ऐसे ही कहते हैं कि अमेजोन से बातचीत चल रही है, पेपाल से बातचीत चल रही है। पेपाल ना होना मैं कहता हूँ फ्रीलांसर के लिए सबसे बड़ी महरूमियत का बायस है। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट से डील करते हो ना, वो कहता है जी अच्छा पेपाल दो, मैं पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ। फिर आप उसे कहते हो कि पाकिस्तान में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पेपाल नहीं है। ठीक है, ये भी बात होती है। फिर आपको क्या कहते हो कि पेयोनियर पे आ जाओ, वेस्टर्न यूनियन पे आ जाओ, कोई और पेमेंट मेथड ट्राई कर लो। तो सर तब हम पेपाल फिर से हम कन्वर्ट नहीं करा सकते पेपाल वालों से कोई, कि वो कन्वर्जन दे दे हमें किसी और अकाउंट के अंदर? जी नहीं, है, इस तरह होती है कन्वर्जन देखिए हो जूम के जाती जरिए। है। जूम। जूम है उनकी, बिल्कुल सही आपने बात बताई है। उनकी एक प्रोडक्ट है जूम, पर वो भी एक आपको करनी पड़ेगी ना जूम, उससे डायरेक्ट आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हो। वो बैंक अकाउंट में होती है डायरेक्ट जी बिल्कुल। पेपाल से। जी। या तो फिर यही है, कोई अपना फॉरेन दोस्त ढूंढ ले जिसके थ्रू हम कोई ट्रांजैक्शन करा सकें। वो ये है ना कि हमें अपनी चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, जो हम अपनी मलकियत हो, हमारा अपना अकाउंट हो, हम उसे हाँ जैसे बिल्कुल। मर्जी जब मर्जी यूज़ कर लें। क्योंकि ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल्स जो होती है ना, ऑनलाइन आपकी इतनी जगहों पे, वहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन होता है वो पेपाल ही होता है कि पेपाल के थ्रू पे कर दो। क्योंकि पेमेंट करना बहुत आसान है, कोई इतना लंबा चक्कर नहीं पड़ता, बहुत आसान है पेमेंट करना। पर हम क्या हैं कि उस चीज़ से महरूम है। तो खैर सुनने में तो कब से ही आता रहता है कि पेपाल से बातचीत चल रही है, पर वो कुछ नहीं पता। खैर अल्लाह पाक मजीद हमारे जो
इन लोग हैं इन्हें कुछ अकल शऊर दें इस बारे में ताकि ये भी कर सकें। सारा विश्वकार ज़का वगैरह पीछे तो पड़े हुए हैं क्रिप्टो के और इन चीज़ों के, देखते हैं कि क्या होता है इस बारे में। अच्छा अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है जी, जैसे कि हमारे पास होती है रेंज जिसे कहा जाता है। जैसे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो किसी भी चीज़ के दरमियान, जैसे वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ आप क्या देते हो, पिक्सल्स हैं कि इतने पिक्सल सेलेक्ट करना है तो एक रेंज है उससे सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो भी हमारे पास एक इनपुट टाइप है। कैसे, मैं क्या कर देता हूँ जी, मैं मिटा देता हूँ, लेबल ऐसे ही रहने देते हैं। लेबल में अंदर मैं लिख लेता हूँ जी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है जी, लेबल है, उसके बाद सिंपल हमने क्रिएट करना है इनपुट टाइप, और क्या लिख देना है टाइप में, रेंज। ठीक है, अब रेंज के साथ हमें यहाँ पे भी वही एट्रीब्यूट यूज़ करनी पड़ जाएंगी कि मिनिमम 0 से वॉल्यूम शुरू होता है ना, और मैक्सिमम आप कह लो सपोज 100 तक जाता है। हमारे टीवी पे हम अक्सर देख लेते हैं। तो ये देखें, अब ये रेंज आ गई है। अब एक और चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है, क्या ये भी रेंज ही नहीं है? यस यस सर। सर। ये भी तो रेंज ही है। अब देखिए ये रेंज है, पर इस रेंज के साथ थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई हुआ है। जैसे जैसे ये बढ़ती है ये भी बढ़ता है। ये देखें, ये ओपेसिटी पे देखें, तो यहाँ पे क्या चीज़ कर रही होगी ऐसा? हमें अपने वेब पेज पे जेएस। ऐसा करवाना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जी, जो कि इसके साथ मैप कर दें, वो फिर जैसे जैसे बढ़े वो वहां पे भी नंबर्स को क्या करती रहे, अपडेट करती रहे। फिर जेएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, एजेक्स है, जे क्यूरी है, उसके अलावा उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रन टाइम पे चीज़ों को तब्दील करवाने में हमें मदद देती हैं। सर एजेक्स जेएस का फ्रेमवर्क है। जी, एजेक्स की फुल फॉर्म देखें ना, वैसे हम उसे एक अलग लैंग्वेज ही क्या देते हैं। तो ये देखें, वैसे ही सर इतना मुश्किल नहीं है एजेक्स। जी वो ये है कि इसका एक अपना काम है। इसे हम एक तरह से अपनी लैंग्वेज ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पर्पजेस कुछ डिफरेंट हैं। तो और भी आपके पास ऐसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ये बता दूं कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो आप सीखो तो बहुत फ़ायदा है आपको आगे। और उसके साथ HTML तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इसी में बनेगी। ठीक है, ये चीज़ ऐसी क्रिएट होगी, प्लस थोड़ा सा एक और कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो इसे क्या करवा रहा होगा, हैंडल करवा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा टाइप में आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम ले सकते हो, उसके बाद मंथ ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास। इनपुट टाइप सबमिट है, टाइप रीसेट है जो कि क्या कर देता है, रीसेट। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको खुद ट्राई करके देखना है। अब आपको समझ आ गई है कि किसके साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैसे ले सकते हैं। इनपुट टाइप कौन सी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई हैं। टेक्स्ट आ गया, नंबर आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, आगे मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट आपको अभी नहीं करवाई, वो एट्रीब्यूट है पैटर्न की। उससे हम किसी भी चीज़ का पैटर्न डिक्लेयर कर देते हैं। वो अभी हमने नहीं की, पर इंशाल्लाह वो हम बाद में ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसकी मदद से हम और अच्छे से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी मेजर मेजर आपके इनपुट टाइप्स होती हैं जिससे भी एक फॉर्म क्रिएट हो सकता है, आप वो बना सकते हो। ठीक है, सर फाइल जी। सर आप एक बार ना हमें लिख के दे दें कि क्या क्या हमने। देखें, आप मेरी बात सुन लें जी सर। कि अब आपके पास काफ़ी हद तक चीज़ें हमने देख ली हैं। अब अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें करना चाहते हैं ना, जैसे कोई डेट है, जैसे मैंने डेट करके नहीं दिखाई पर है, होती है। ठीक है, तो अब आप लोग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब आप लोग अगर इसमें आगे जाना चाहो तो आप करके बना सकते हो।
उसे सेव कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, दिखा सकते हो। जो क्लास में मकसद होता है ना कि आपने आगे ज़्यादा नहीं जाना, उसमें यह है कि अब एक स्टूडेंट है वो जावास्क्रिप्ट की कोई फंक्शनैलिटी करके ले आता है, तो बाकी सारे कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, आखिर सारे कंफ्यूज होंगे। पर अगर इसी चीज़ की अंडर वो चीज़ अब आप कर लेते हो, जैसे टाइप आगे आप कोई बना लेते हो, जैसे अभी मैंने डेट नहीं पढ़ाई पर होती तो है ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कर लेनी है आपने खुद। तो अब आप बिल्कुल फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ आपको लगती है, जैसे जैसे आपको लगती है आप कर सकते हो। प्लस आप क्या करो, इसे प्रीवियस के साथ मिक्स करके यूज़ कर लो। प्रीवियस के साथ कैसे मिक्स करो कि टेबल के अंदर कोई फॉर्म बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है, टेबल के साथ मिक्सअप कर लो, अंदर कोई लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर लें, ठीक है। इस तरह से कोई पुरानी चीज़ों को यूज़ करके कर लें। आगे अब हमने क्या कर लेना है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई होंगी हमारी जो कि जिनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, वरना हमारी HTML की काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टैग हैं जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए, जैसे स्पैन होता है, डिव का टैग होता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ाए, वो मैं आपको CSS के साथ ही शुरू करवाऊंगा। वो एक दो टैग हम पढ़ेंगे क्योंकि उन पे सारा CSS ही लगती है, वो CSS के साथ करेंगे। तो फिर आपको क्या होगा, फिर हम पेज लेआउट पे आ जाएंगे कि पेज का लेआउट कैसे बनाना है। फिर लेआउट के अंदर आप सारी चीज़ें खुद रखवा सकते हो, फॉर्म रखवा लो, मेन्यू रखवा लो, सारा कुछ। फिर हम छोटी छोटी चीज़ें बनाना देखेंगे कि हम मेन्यू बार कैसे जनरेट कर सकते हैं HTML से और CSS से, ठीक है। हम सेक्शन कैसे बना सकते हैं, हम साइड बार पे चीज़ों को कैसे रख सकते हैं, ऐसे कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, फिर उस पर हम आ जाएंगे। फिर जब वो भी हो जाएगा तो हम इंटरेक्शन की तरफ आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट, फिर उसकी भी चीज़ें हम कवर अप करते जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हम सीख रहे होते हैं ना चीज़, तो हम एक एक चीज़ सीखते हैं, पर जब हम बनाने लगते हैं तो हो सकता है एक ही चीज़ के अंदर हमें HTML की भी ज़रूरत पड़ जाए, CSS की भी और जावास्क्रिप्ट की भी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जावास्क्रिप्ट के बाद फ़ौरन एक लेक्चर में आपको बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी दे दूं, बूटस्ट्रैप भी हम साथ ही पढ़ लें। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस मैं आपको CSS में करना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। रिस्पॉन्सिव हम किस में करना देखेंगे, बूटस्ट्रैप में। वो कोर्स में नहीं होगा, वो आपका पेपर में भी नहीं आएगा बूटस्ट्रैप, पर हम इसलिए सीख लेंगे क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें लेके चलें। अब आपका जो फॉर्म वगैरह है आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ एट्रीब्यूट छोटी मोटी जो कि मिसिंग हो आपने गूगल से भी देख सकते हो। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिख लो W3 स्कूल्स, ठीक है। अब W3 स्कूल्स है आपके पास, इसके वेबसाइट पे चले जाओ, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, HTML के पोर्शन में चले जाएं, यहाँ पे चीज़ें अलग अलग करके लिखी हैं, ठीक है। अगर आपको W3 स्कूल नहीं पसंद, सबसे अच्छी वेबसाइट वैसे यही है, आप क्या देते हो, लर्न HTML सपोज, ठीक है। उसके बाद यही पहले नंबर पे आएगी। उसके अलावा भी कुछ हैं वेबसाइट्स, जैसे कि अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती, कि आप कहते हैं कि सर HTML वालों की, वो W3 स्कूल वालों की एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, तो आप किसी और वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, जो फ्री में। जैसे इस पे आ जाओ tutorialspot.com, इस पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। देखो फॉर्म्स आ गए, आप फॉर्म पे आ जाओ, क्लिक करो यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। एक्शन मेथड, ये वाले जो कुछ चीज़ें हैं ये मैंने आपको अभी नहीं करवाई क्योंकि ये फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट इस चीज़ के, तो ये मैं आपको तब करवाऊंगा जब हम PHP करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है थोड़े। एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये अभी नहीं किया हमने, ठीक है। बाकी इन चीज़ों में ना आ जाएं, जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें अगर आगे देखना चाहते हैं, टाइप, नेम, वैल्यू, साइज, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब ये साइज मैंने आपको नहीं बताया था, पर देख सकते हो कि अलाउ टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट, क्या करता है कि उसकी विड्थ कितनी सिलेक्ट करनी है, यानी कि ये जो डब्बा बनता है ऐसे, ये कितना लंबा ऐसे, विड्थ कितनी होनी चाहिए, क्या इतना सा हो या इतना बड़ा हो, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो। मैक्सिमम लेंथ में क्या आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर अ यूजर कैन एंटर इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स, कि कितने करेक्टर वो मैक्सिमम भर सकता है। जैसे अगर मैं मैक्स लेंथ 5 कर देता हूँ ना, उससे क्या मुराद होगी कि वो सिर्फ 5 कैरेक्टर ही डाल सकता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जैसे मैं मैक्स लेंथ क्या देता हूँ,
तो उसमें ऐसे हो जाएगा, इसे मैं थोड़ा सा ठीक जी मेरी बात करवा दें कि जिसकी भी कॉल आ रही है ना मेरी बात करवा दें। पता नहीं माइक कैसे ऑन हो जाता है, मैं तो ये नहीं समझ आ रही। या तो सब ने बात करनी हो ना फोन पे तो तब है, पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि माइक कैसे अचानक बैठे बैठे ऑन हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये बॉक्स है, तो मैक्स लेंथ क्या करेगा, जैसे 5 की सेट कर दी तो आप 5 डालोगे, वो कहेगा बस भाई इतने ही। छठा डालने की कोशिश करोगे, वो कहेगा नहीं, मैक्स लेंथ 5 है, यानी कि उसकी मैक्सिमम लेंथ आपने 5 पे सेटल की हुई है। अलाउ टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर यूजर कैन इनपुट। बाकी चीज़ें वही हैं, टाइप, पासवर्ड, नेम, वैल्यू, साइज, यही। प्लस ये होगा, यहाँ से देखने से हो सकता है आपको इनमें से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पता लग जाए। अब देखिए ये सिलेक्टेड है, ये लेबल है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको W3 स्कूल पसंद है वहाँ से कर लें, अगर नहीं पसंद ट्यूटोरियल पॉइंट से कर लें। और भी आपके पास ऐसे होंगे, हर किसी का बस लेआउट अलग अलग होगा, वो आप कर लो। ठीक है, कोशिश करो कि उन्हीं चीज़ों में करो। अब सेलेक्टर्स, क्लासेस, स्टाइल्स, इन पे ना जाओ, क्योंकि ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी हमने नहीं देखी, क्योंकि HTML और CSS के पोर्शन कंबाइंड ही होते हैं हर जगह, क्योंकि ये साथ साथ ही आ रही होती है। हाँ, आप वैसे देख लो, फॉर्म्स देख लो, टेबल्स देख लो, तो आप खुद से भी इन चीज़ों में थोड़ा सा जाके काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लो, एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा चीज़ों को, क्योंकि जो सबसे अच्छी लर्निंग होती है वो वही होती है जो इंसान खुद से रिसर्च करके करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप एक सवाल एक लेके जाते हो गूगल के पास, और जवाब कितने लेके आते हो, 10। पर अगर आप किसी इंसान के पास जाओ ना, तो आप एक सवाल लेके जाते हो और जवाब भी कितना मिलता है, एक ही। पर अगर आप वही चीज़ गूगल पे लिखो, गूगल से पूछो, तो सवाल एक होगा और उम्मीद है आपको जवाब कितने मिल जाए, 10। और वो बाकी सवाल जवाब जो आपको मिले होंगे वो कहीं ना कहीं आपको आगे या किसी ना किसी जगह पे यूज़ हो जाएंगे और आपको पता लगेगा अच्छा ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कर लें, पर ज़्यादा ऐसे आगे की चीज़ें ग्रुप में शेयर ना किया करें, तो उससे फिर बाकी सब क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। हाँ, खुद से प्रैक्टिस कर लें चीज़ें। अब फॉर्म का मैंने क्या दिया, तो फॉर्म में आगे चीज़ें देख लें, डेट बना लें, वीक बना लें, उस तरह से बना लें। ठीक है जी, उसके अलावा जी शमशेर।